Hello students, welcome back to our YouTube channel Life Science by MB. In this particular video, we are going to talk about how you can score good marks in your exams. You can be a BSc student, you can be a MSc student, but you can watch this video. It is going to be a very informative video, so keep watching till the end. सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट व्हाट नॉट टू डू इन एन एग्जाम हॉल. क्या क्या करना है ये तो बहुत लोगों को पता ही होता है थोड़ा बहुत, बट क्या नहीं करना है ये किसी को नहीं पता होता. सो लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट. फर्स्ट पॉइंट इज डोंट ब्लाइंडली फॉलो द टॉपर्स. आई नो आपके क्लास में जो भी टॉपर्स हैं या आपके जो भी सीनियर्स जो कि टॉपर्स रह चुके हैं, आप उनको कभी ना कभी जाके पूछते हो कि मुझे बता दो कि आप करते क्या हो, कैसे लिखते हो, कैसे पढ़ते हो, क्या करते हो जो आपको इतने मार्क्स मिल रहे हैं और मैंने अच्छे से सब कुछ लिख के भी मुझे उतने मार्क्स नहीं मिल रहे हैं. तो बदले में आपको मिलता है वेग आंसर्स, आपको कोई भी अच्छा सा आंसर नहीं मिलता. बिकॉज अगर 100 टॉपर्स है ना, उनमें से 50 टॉपर्स ऐसे निकलेंगे जो बस आपको ऐसे ही बोल देंगे कि भाई डेडिकेशन है, बस प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो, डेडिकेट रहो, अच्छे से पढ़ो. सो फर्स्ट उनके तरीके से पढ़ना बंद कर दो. यू हैव टू फाइंड कि आपको किस तरीके से पढ़ने में कंफर्टेबल होता है. मे बी वो लोग नोट में 4-5 हाईलाइटर यूज करके पढ़ते हो, बट आपको वो सब पसंद ना हो. मे बी वो लोग नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट पेन में लिखते हो, ब्लैक एंड व्हाइट पेन ही क्या होता है, बट ब्लू पेन में लिखते हो, बट आपको हाईलाइट करके पढ़ना पसंद हो. सो ट्राई टू फाइंड आपको किस तरीके से पढ़ने में कंफर्टेबल होता है. जिस तरीके से पढ़ने में कंफर्टेबल होता है आप उसी तरीके से पढ़ो. ऐसा कोई पढ़ने का रूल नहीं होता है कि 2 पेन यूज करने हैं या फिर 1 पेन यूज करना है. नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं इसमें भी कोई रूल नहीं है. आप बुक से डायरेक्टली पढ़ के भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो. सो ट्राई टू फाइंड कि तुम्हारे लिए क्या सूट करता है, तुमको कैसे पढ़ना पसंद है. मतलब वो अगर बोलते हैं कि मैं 6 घंटा पढ़ता हूँ, मे बी आपको उसी चीज़ पढ़ने को 2 घंटे लगे. मे बी अगर वो लोग 2 घंटे में पढ़ लेते हैं तो आपको 6 घंटे लगे. सो यू नो मतलब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कैसे पढ़ना है. आप अच्छे से पढ़ोगे तभी तो अच्छे से लिख पाओगे ना एग्जाम में. इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि डोंट फॉलो योर टॉपर्स और योर सीनियर्स ब्लाइंडली. नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट जस्ट ट्राई टू फिल द पेजेस. आई नो आपको सबने बोला होगा कि सेमिस्टर्स में क्या ही है, बस पेज फिल करके चले आओ, मार्क्स मिल जाएंगे. मार्क्स मिल जाएंगे, आप फेल नहीं होगे, ट्रस्ट मी. एवरेज मार्क्स से पास होगे, बट अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हो ना, ये पेज फिल करने का जो फंडा है उसको भूल जाओ. जस्ट राइट वट एवर इट इज रिक्वायर्ड. अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को, जितना मांगा जाए उतना ही लिखो. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. ओके, सो अगर आपके क्वेश्चन में पूछा गया ग्लाइकोलिसिस क्या है, तो आप जस्ट ग्लाइकोलिसिस टॉपिक पे फोकस करो, उसमें क्या आ सकता है क्या नहीं उस पर फोकस करो. ज़्यादा बेसिक्स में मत जाओ कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या है, उसमें मत जाओ. आप एडवांस चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे कि स्ट्रक्चर ऐड कर सकते हो, को फैक्टर्स अगर आपको पता है, रेगुलेशन अगर आपको पता है, ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हो, बट डू नॉट ऐड टू मच बेसिक्स. ओके. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डोंट बी सुपरफिशियल और वेग. ये पॉइंट जो है ये सेकंड पॉइंट के साथ ही अलाइन करता है. इसमें ये लिखा गया है, मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप जितना पूछा गया बस उतना ही लिखो. कुछ ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जिनको आंसर्स पता होते हैं, जो जानते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और स्टिल वो आलतू फालतू चीज़ें ऐड करते हैं अपने पेपर में, जो नेसेसरी होते भी नहीं है. अगर आपको पूछा गया है कहीं पे स्ट्रक्चर, वहाँ पे फंक्शन ऐड मत करो. अगर फंक्शन पूछा गया है तो स्ट्रक्चर ऐड मत करो. फंक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करो, फंक्शन के टाइप्स बोलो, मतलब एग्जांपल्स दो, जो भी करो, बट डोंट ऐड द स्ट्रक्चर पार्ट. राइट. हम जब बच्चे थे तो हमको बताया गया था कि आपको जो क्वेश्चन पहले आता है आप उसको अटेंड करो, फिर बाद में दूसरे क्वेश्चन अटेंड करना. बट अभी अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, अगर आप मास्टर्स कर रहे हो, तो ट्राई टू राइट इन एन ऑर्डर्ड मैनर. क्वेश्चन 1 के बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ऐसे लिखने की कोशिश करो. अगर आपको किसी चीज़ का आंसर नहीं आता है तो आप उसके लिए स्पेस छोड़ दो, फिर आप उसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट करो. बट ऐसे 4 के बाद 5, फिर 10, फिर 1, ऐसे मत करो. राइट. और लास्ट पॉइंट इज डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट. कभी ऐसा होता है आपके साथ, आपने देखा होगा कि अगर आपको पता चल गया कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी आया है, तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो एग्जाम हॉल में, और इसी टाइम पे आपके ब्रेन में जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है उसमें से 2-3 चीज़ें ना वो रिमूव हो जाती है ऑटोमेटिकली, आप भूलने लग जाते हो. आपने ये भी एक्सपीरियंस कभी ना कभी किया होगा कि आप बहुत ज़्यादा जब एक्साइटेड हो जाते हो, योर ब्रेन स्टार्ट्स टू थिंक कि इट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, मुझे सब कुछ आता है, तो मैंने जितना ही टेंस्ड होके ये चीज़ें पढ़ी थी उतना मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं 2-3 चीज़ें भूल जाता हूँ. सो अगर भी क्वेश्चन ईजी आया है तो भी आप माइंडफुल तरीके से हर चीज़ पढ़ो, और जितना भी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है आपके ब्रेन में सब कुछ उतारने की कोशिश करो आपके पेपर में. बिकॉज एट द एंड सेमिस्टर्स एग्जाम आपके ना एक्सेलेंस टेस्ट कर रहे हैं, ना ही आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे हैं. वो बस यही देखना चाहते हैं कि आपने कितना रट्टा मारा था और आप कितना उतार पा रहे हो आपके कॉपी में. सो ये चीज़ आप करने की कोशिश करो कि डोंट बी टू एक्साइटेड. ओके.
तो अगर इतनी सारी चीज़ें करनी नहीं है तो आखिर करनी कैसे है? तो पहले बताती हूँ मैं कि आपको प्रेजेंट कैसे करना है आपके पेपर में। पहले आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन रखना है, चाहे कोई भी टॉपिक आपको पूछा गया हो, कुछ भी आपका क्वेश्चन हो, क्लासिकल क्वेश्चन हो या फिर मॉडर्न बायोलॉजी हो, आपको हर किसी आंसर के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन रखना है। और इंट्रोडक्शन आपको मैक्स टू मैक्स 3 से 4 लाइन का ही रखना है, ज़्यादा लंबा मत करिएगा। बट इंट्रोडक्शन इज़ अ मैंडेटरी थिंग, डेफिनेटली आपको इंट्रोडक्शन रखना है। देन आप जो कुछ भी लिख रहे हो आपके पेपर में, उसको एक हेडिंग से या फिर एक सब हेडिंग करके लिखो। जैसे मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन एक हेडिंग है और फॉर्मूला एक हेडिंग है, उसको एक बॉक्स करके रखा है। तो आप ऐसे ही सारे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को एक बॉक्स में मतलब ऐसे करके लिखो। ये एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, बहुत ही ज़्यादा विजुअली प्लीजिंग रहता है। और अगर आप नॉर्मली ऐसे अंडरलाइन करते हो तो भी चलता है, बट द बॉक्स सिस्टम इज मतलब थोड़ा सा लगता है कि हेडिंग और सब हेडिंग दिया हुआ है कहीं। नेक्स्ट इज बुलेट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जो भी आप लिख रहे हो सबको आप बुलेट पॉइंट्स में ही लिखोगे। डू नॉट राइट इन पैराग्राफ्स। अगर आप अभी जूलॉजी में हो, मैं जूलॉजी के बच्चों को पढ़ाती हूँ इसलिए मैं बोल सकती हूँ, अगर आप फिजिक्स में हो, जूलॉजी में हो, केमिस्ट्री में हो, अगर आप बायोलॉजिकल स्ट्रीम में हो, देन प्लीज यूज बुलेट पॉइंट्स, डोंट यूज पैराग्राफ। लीव प्रॉपर स्पेसिंग। मतलब जो भी आप लिख रहे हो ना, उसको एक क्लमजी वे में मत लिखो कि किसी वर्ड में कोई वर्ड घुस जा रहा है, कोई डायग्राम में कुछ आधा चीज़ घुस जा रही है, ऐसे मत करो। डायग्राम्स अलग रखो, लिखना जो है उसको अलग रखो, और प्रॉपर स्पेस उनमें होना चाहिए जैसे कि सारा चीज़ पढ़ने में आ सके कि क्या लिखा है। देन हम फॉर्मूले की बात करते हैं कि क्या क्या लिखना चाहिए। देखो, इंट्रोडक्शन तो मैंडेटरी है, मैंने बता दिया कि जो 2 3 से 4 लाइन का हो सकता है। फिर आता है हमारा बॉडी, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कैसे क्या लिखना है। उसमें आप जो पूछा गया आप उसको लिख सकते हो, चाहे वो स्ट्रक्चर पूछा गया है, फंक्शन पूछा गया है, टाइप पूछा गया है, हर चीज़ में आप फ्लो चार्ट ऐड करने की कोशिश करो। अगर आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लोकोमोशन इन प्रोटिस्टा, तो आप पहले क्या करोगे, उसको इंट्रोडक्शन दोगे, फिर बॉडी में लोकोमोशन लिखोगे, फिर उसका ऐसे टाइप्स आपको फ्लो चार्ट में से करके रख देना है। फिर आप एक एक को हेडिंग या सब हेडिंग देके एक्सप्लेन कर सकते हो। बट अगर आपने ये चीज़ नहीं करी है तो जो आपका नोट चेक कर रहा है वो ही कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने कितने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। सो उसको एक ओवरव्यू देने के लिए आपको ऐसे फ्लो चार्ट कर देना बेहतर है। अब चाहे कुछ भी आपको पूछा गया हो, कहीं पे भी आपको अगर टाइम मिल रहा है फ्लो चार्ट बनाने का, तो आप फ्लो चार्ट बना लो, चाहे वो ऐसे 2 लाइन से बना हुआ फ्लो चार्ट ही क्यों ना हो। कुछ भी छोटा छोटा चीज़ में भी इंपॉर्टेंट है फ्लो चार्ट बनाना। जितना फ्लो चार्ट बना सकते हो आपके नोट में ऐसा बना लो। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि अगर लोकोमोशन लिखा गया है तो लोकोमोशन ऐसे लिख देंगे और ऐसे ऐसे बना लेंगे पूरा पेज कवर करने के लिए। तो डोंट डू दिस ट्रिक्स। जो इंसान आपके नोट्स चेक कर रहे हैं उनको भी पता है आप क्या कर रहे हो। सो ट्राई टू बी माइंडफुल, जितना होना चाहिए, जितना लिमिट में आप कर सकते हो डिग्निफाइड तरीके से, आप उतना ही करो। हमेशा ये चीज़ याद रखना, जितना ज़्यादा आप डायग्राम्स ऐड करोगे अपने नोट में, उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको। ऐसा भी देखा गया है कि कोई इंसान ने एक डायग्राम बना के आ गया है, उसको ज़्यादा मार्क मिले हैं, और जो इंसान 2 लाइन लिख के आ गया है डायग्राम के बदले, उसको मार्क नहीं मिला है। सो डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आपको डायग्राम्स पता है उतना ज़्यादा ऐड करने की कोशिश करो। मतलब ऑफकोर्स टॉपिक से रिलेटेड ही, ऐसे स्पर्मेटोजेनेसिस में ग्लाइकोलिसिस का डायग्राम बना के बता जाना। बट मैं बोलना वही चाहती हूँ कि डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और डायग्राम्स का प्रॉपर लेबलिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक डायग्राम है तो यहाँ एक लेबलिंग, यहाँ एक ऐसा लेबल करके लिखते हैं। बट प्रॉपर वे ये है लेबलिंग करने का कि अगर आप इसका ये आपका एक डायग्राम है तो आप इसको ऐसे लेबलिंग करो जैसे आप प्रैक्टिकल के टाइम पे करते हो ना। ये सब सेम जगह पे रहना चाहिए, प्रॉपरली लेबल्ड होना चाहिए सब। आपको मतलब ऐसे अपर केस लेटर्स में आपको लिखना चाहिए, और जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे 60 ऐसे आप कैपिटल लेटर्स में लिखने की कोशिश करना। बट ऑफ कोर्स टाइम नहीं होता तो आप नॉर्मल लेटर्स में भी लिख सकते हो। बट आप ट्राई करो कि जैसे डायग्राम बनता है आप वैसे बनाओ। ये सिर्फ प्रैक्टिकल के टाइम पे ज़रूरी नहीं है, ये हर एक सेमिस्टर्स में ज़रूरी है। आपको बोलते नहीं है टीचर्स, बिकॉज वो लोग इग्नोर कर देते हैं कि हाँ सबने यही लिखा है, सबको क्या ही बोलेंगे। बट दिस इज़ द प्रॉपर वे टू एक्सप्लेन अ डायग्राम। प्रॉपरली लेबल्ड होना चाहिए और एक ही साइड पे होना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप ऐसे स्कैटर्ड वे में कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज आवर कंक्लूजन। तो कंक्लूजन एक बहुत ही ओवर रेटेड वर्ड है, ये हर जगह नेसेसरी बिल्कुल नहीं है। और स्पेशली बायोलॉजी के स्ट्रीम से अगर आप हो तो कंक्लूजन इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। अगर पूछा गया है समझो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे या फिर ग्लाइकोलिसिस या फिर कुछ भी पूछा गया हो टेरेटोजेनेसिस, इसका क्या कंक्लूजन लिखोगे आप? ये कुछ ऐसे थोड़ी है। अगर आपको कोई चीज़ ऐसे रीजनिंग देने को बोला गया है कि ये चीज़ होता है, बोलो ये क्यों होता है, या फिर इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो इस चीज़ में आप कंक्लूजन लिखोगे। बट ये जो मेटाबॉलिकल पाथवेज हैं, जो नॉर्मल एक बायोलॉजिकल क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन कंक्लूजन रिक्वायर नहीं करते, तो डोंट ऐड कंक्लूजन। सो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं कि हाईलाइट इज इम्पोर्टेंट। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड दिख रहा है जिसको आप बोलना चाहते हो, जो आपका नोट चेक कर रहा है उसको कि ये मुझे पता है, तो उसके नीचे अंडरलाइन जस्ट कर दो, ठीक है। अगर आपको पता है, मतलब जो भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसे ऐसे करते जा रहे हो, बट इंपॉर्टेंट वर्ड्स के टाइम पे आप ऐसा कर सकते हो। जैसे आपको अगर कोई थ्योरी है, अगर आपको पता है उसको, उसकी थ्योरी को किसने दिया था, कौन से साइंटिस्ट ने उसके थ्योरी को प्रपोज किया था, तो आप उसके साइंटिस्ट का नाम को ऐसे अंडरलाइन कर सकते हो, तो उसको पता चलेगा कि यू रिमेंबर कि किस साइंटिस्ट ने ये थ्योरी प्रपोज की थी, राइट। देन डोंट वेस्ट टू मच टाइम राइटिंग स्मॉल क्वेश्चंस। ये बहुत ही बार होता है कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में, अगर आपको वो क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से पता है तो आप बहुत ही ओवर एक्सप्लेन करने लग जाते हो, जितना जरूरी भी नहीं है। 2 मार्क का क्वेश्चन मतलब आपको 4 या 5 लाइन में ही खत्म करना है, बट आप उसको क्या करते हो, पूरा एक मतलब हाफ पेज या फिर एक पेज भी कभी कभी कर देते हो 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए। सो ये नहीं करना है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए कितना लिखना है, 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए कितना लिखा है, 5 मार्क के लिए कितना, 10 मार्क के लिए कितना, ये सब आपको पता होनी चाहिए। ओके। मेक डायग्राम्स प्रॉपरली लेबल्ड, ये मैंने आपको समझा दिया है। देन बेटर प्रेजेंटेशन इज इक्वल टू मोर मार्क्स। आप जितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करोगे उतना ही ज्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको, और यही सच्चाई है। ये जो सेमिस्टर्स के जो मार्क्स मिलते हैं ना, ये गार्निशिंग तरीके से आपको लिखना पड़ता है, फिर ही मिलते हैं। मतलब अगर आपने करी प्रिपेयर किया उसके बाद धनिया ऐड करोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। इट इज लाइक दैट। इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग, बट यही होता है, मतलब ऐसे ही चेक होता है नोट्स। मैं बस बीएससी और एमएससी स्टूडेंट्स के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। सो एमएससी स्टूडेंट्स, अगर आपको पता है कि बीएससी में ये एक टॉपिक कॉमन था, फॉर एग्जांपल वही ग्लाइकोलिसिस का एग्जांपल लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस ये आपका बीएससी में भी होगा और ये आपका एमएससी में भी होगा। सो डू नॉट ट्राई कि आप बीएससी में जो नोट्स लिखते थे वो वही उसी को कॉपी करके एमएससी में लिख रहे हो। बीएससी में बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपने लिखा होता है, और एमएससी में आपको उसको मतलब वैसे ही नहीं पढ़ना है। देखो, स्ट्रक्चर पढ़ना नहीं होता है ग्लाइकोलिसिस का बीएससी में, नो स्ट्रक्चर, राइट। बट आपको एमएससी में स्ट्रक्चर ऐड करने हैं। बीएससी में रेगुलेशन नहीं होता है मोस्ट प्रोबेबली, बट एमएससी में रेगुलेशन होता है। बीएससी में फ्रक्टोज 2,6 बीस फॉस्फेट का वो उसका रेगुलेशन नहीं पढ़ना होता है, बट एमएससी में उसको पढ़ना होता है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एमएससी में इंक्रीज हो जाती हैं। बीएससी का आपको समझना पड़ेगा कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको बीएससी स्टैंडर्ड में मत पढ़ो। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आगे रख के ही पढ़ना है इस सेमिस्टर्स में। आपको ये सोचना है कि मुझे गेट देना है, मुझे सीएसआईआर नेट देना है, तो मुझे उसके लिए यही सेमिस्टर्स में ही प्रिपरेशन कर देना चाहिए, बेसिक्स जो भी है। सो आप एमएससी लेवल का ही पढ़ने का कोशिश करो। ओके। सो दिस वॉज ऑल। मैंने ट्राई किया है कि जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैं सबको ऐड करने की कोशिश करूँ। और ये ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है सेमिस्टर्स, इंपॉर्टेंट तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बट सेमिस्टर्स में भी मार्क रखना ही पड़ेगा। बिकॉज आपके जब 60 मार्क्स होंगे और सामने वाले के अगर 90 मार्क्स हुए इंटरव्यू में, तो थोड़ा इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, ये नेचुरल है, ह्यूमन्स हैं सब। सो ट्राई कि आप अच्छे से पढ़ो। यू डोंट हैव टू एक्सपेक्ट 90 मार्क्स, 90%, बट अच्छे से पढ़ो, जितना हो सकता है उतना पढ़ के आप अच्छे से लिख के प्रेजेंट करके एग्जाम दो, राइट। और मेन आपको फोकस करना है कॉम्पिटिटिव्स पे, जैसे गेट हो गया, नेट हो गया। अगर आप बीएससी में हो, आपको प्रिपेयर करना चाहिए सीयूईटी, सीपीईटी और जो आईआईटी एग्जाम, ये सब के लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए। तो कॉम्पिटिटिव्स के लिए प्रिपेयर कैसे करने हैं, मैं एक अलग वीडियो आपके लिए बना लूँगी, बट इन दिस वीडियो मैंने बस बताया है कि सेमिस्टर्स का क्या करना है। सो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मैं एक नोट कैसे बनाते हैं, मैं एक फॉर्मेट आपको एक ही टॉपिक का अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगी। सो आप वहाँ से देख लेना कि मैंने कौन से टॉपिक का कैसे नोट बनाया है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।